Hello everyone, this is Unit 5 of Paper 3, Cultural Studies, MA1, Semester 1. So here in this unit we have two topics. One is Raymond Williams' Culture is Ordinary and then second one is John Story's Culturalism. But in this video I'm going to concentrate on this part only, Raymond Williams' Culture is Ordinary. So let's begin it with a quote that is by Raymond Williams only. To be truly radical is to make hope possible. तो कहते हैं कि टू बी ट्रूली रेडिकल, अगर आप सपोर्टर हो चेंज के, टू बी ट्रूली रेडिकल इज टू रेडिकल होना, ट्रूली रेडिकल होना, ट्रूली चेंज के सपोर्टर होना क्या है, वो होप पॉसिबल करने के बराबर है, इज टू मेक होप पॉसिबल रादर देन डिस्पेयर कन्विंसिंग। कन्विंसिंग को, डिस्पेयर को, दुख दर्द को कन्विंसिंग करने की बजाय कि ये रहना ही रहना, इट्स बेटर that a person try to change it and make hope possible कि ये चेंज हो सकता है. These are the daunting words of Raymond Williams, who was a working class Welshman and became one of the Britain's greatest socialist intellectuals. So William is best known for his work on culture. He argued that culture is ordinary and not elite. What does it mean कि culture आम लोगों का ही है, वो elite class का ही नहीं है सिर्फ. Calling for a democratic approach to arts, so he's in favor of having a democratic approach to the arts जिसमें कोई भेदभाव ना हो. His most important piece of writing is in fact entitled Culture is Ordinary, published in 1958. It remains worth reading today in the 21st century. आज भी Culture is Ordinary is as important as it was earlier. Culture is Ordinary is part of a critique of T.S. Eliot's notes towards the definition of culture. तो T.S. Eliot ने एक वर्क लिखा है towards the definition of culture, notes towards the definition of culture, उसके against Raymond Williams लिखते हैं culture is ordinary. That means इनके contradictory views हैं. The poet, famous for both The Wasteland and The Musical Cats, was interested in how we understand this slippery word and its wide implications. So, slippery word कौन सा है यहाँ पे? Slippery word is culture. तो रेमंड विलियम्स कहीं ना टी.एस. एलियट कहीं ना कहीं ये देखना चाहते थे कि हम इस वर्ड को कैसे समझते हैं और क्या कैसे अप्लाई करते हैं. नोट्स टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर हैज सम स्ट्रेंथ्स. तो इस ऐसे की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं. यस, देन इन द एसे विलियम हैज ट्राई टू डिफाइन एंड assert द कल्चर इज ऑर्डिनरी. तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है कि कल्चर ऑर्डिनरी है, composed of two distinct parts. ये दो चीजों से मिलके बना है. कल्चर क्या है? एक तरफ द नोन मीनिंग्स एंड डायरेक्शंस व्हिच इट्स मेंबर्स आर ट्रेन टू. तो एक तरफ नोन मीनिंग है, नोन मायने हैं, डायरेक्शंस हैं जो सबको पता है, सोसाइटी के मेंबर्स को सबको पता है. उसके बाद एक वो जो पता है जिसमें वो ट्रेन हुए हैं, द न्यू ऑब्जर्वेशंस एंड मीनिंग्स व्हिच आर ऑफर्ड एंड टेस्टेड. तो दूसरी तरफ क्या है? न्यू ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे नए मायने निकलेंगे. तो इन दो चीजों में कल्चर डिवाइडेड है. Eliot sees culture as a wide and multiple concepts, including both artistic achievement and a description of whole way of life. तो Eliot के लिए कल्चर काफी वाइड ऑब्जेक्ट है, काफी वाइड चीजें हैं, उसमें आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स भी आएंगी और डिस्क्रिप्शन ऑफ होल वे ऑफ लाइफ भी आएगी. His examples of British culture are rather charming, ranging from cheese to sport events. तो कहाँ चीज, कहाँ स्पोर्ट्स इवेंट, एग्जाम्पल्स क्या हैं जिनकी बात कर रहे हैं? कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स जिनसे कल्चरलिज्म की एग्जाम्पल्स, ब्रिटिश कल्चर और आते हैं, जिससे जो कल्चर है तो टी.एस. एलियट क्या है? टी.एस. एलियट कहते हैं कि जो कल्चर है वो उसको काफी वाइड कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं. इट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स. एग्जाम्पल्स क्या है कि चीज से लेके सपोर्टिंग इवेंट्स तक सारे, इनमें से जो याद रहे वो आप यूज कर सकते हैं. डर्बी डे, हेनले रेगेटा कोर्स, द 12th of August, a cup final, द डॉग रेसेस. तो इनमें से कुछ भी.
तो इलियट का यहाँ पे मानना है कि कल्चर बहुत वाइड है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उसमें ये भी इंक्लूडेड है. However, Eliot pursues a right wing elitist perspective. तो उन्होंने राइट विंग का पर्सपेक्टिव जो है रेमंड विलियम्स ने वो लिया है. He argues that culture can be high and low. तो कहते कल्चर हायर लो हो सकता है. That only a minority fully engage with high culture. That culture is essentially to prevent social disintegration. मतलब क्या है इसका? That only minority is. So what he says, Raymond Williams says, that only minorities fully engage with high culture. That culture is essential to prevent social disintegration. कि कल्चर बहुत जरूरी है कि ताकि सोसाइटी टूटे ना, डिसइंटीग्रेट ना हो. और कल्चर जो है इज फुली एंगेज विद हाई कल्चर. कल्चर हाई और लो हो सकता है. दैट ओनली अ माइनॉरिटी इज फुली एंगेज विद हाई कल्चर. माइनॉरिटी ग्रुप जो कम गिनती वाले हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे. रेमंड विलियम्स इज ये रह गया. Ultimately, only a kind of culture elite can preserve and maintain culture necessary for civilized society to exist. तो टी.एस. इलियट का मानना था कि एक कल्चरल एलीट जो है, एक कल्चरल एलीट चाहिए so that they can preserve and maintain culture necessary for a civilized society to exist. जिस कल्चर की जरूरत है उस कल्चर को मेंटेन किया जा सके. रेमंड विलियम्स, अच्छा ये हो गया अब टी.एस. इलियट के व्यूज. इसके एंटी रेमंड विलियम्स क्या कहते हैं? यहाँ तो एलीट की बात हो रही है, अभी कल्चर एलीट चाहिए. Raymond Williams is in contrast argues that although distinctions are possible, citing the excesses of the media, which even before tabloids like The Sun was crude and prejudiced, culture is not the preserve of any tiny minority. तो रेमंड विलियम्स के व्यूज थोड़े अलग हैं. वो कहते हैं डिस्टिंक्शन पॉसिबल हैं और मीडिया के एक्सेसेस की बात हो रही है यहाँ पे. इसके आगे वो क्या कहते हैं? In culture is ordinary, Williams argues that an interest in learning or the arts is simple, pleasant and natural. तो जो वो कहते हैं इसमें कल्चर इज ऑर्डिनरी में कि जो एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन लर्निंग और आर्ट्स, लर्निंग एंड आर्ट्स का जो इंटरेस्ट है इट्स सिंपल, प्लेजेंट एंड नेचुरल. फिर आगे वो बात करते हैं कि अपने स्टूडेंट डेज की बात करते हैं. कैम्ब्रिज में स्टूडेंट होने के बाद भी ही डिड नॉट लूज द वर्किंग क्लास वेल्श कल्चर दैट ही हैड बीन ब्रॉट अप विद. तो जिस कल्चर में वो पले बढ़े उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए वो कल्चर नहीं छोड़ा. However, he had come to look at culture using two sets of academic perspectives. लेकिन उन्होंने ये जरूर देखा, समझा कि जो कल्चर है ना वो दो तरीके के एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स पे बेस्ड है. एट कैम्ब्रिज he became follower of two cultural prophets. एक थे कार्ल मार्क्स और दूसरे F.R. Leavis. He attended Leavis lectures and he was well influenced by him too. Leavis क्या कहते हैं अब? लेविस से क्या सीखा उन्होंने, रेमंड विलियम्स ने? Leavis taught that literature was important because of its moral effects and its impact on everyday life. William agreed with him that formal artistic culture, such as a novel or a poem or a song, rather than being separate objects, was influenced by and influenced wider social life. तो उन्होंने ये एग्री किया लेविस के साथ कि चाहे कोई भी लिटरेचर का पार्ट हो, सॉन्ग हो, नॉवल हो, पोम हो, कुछ भी हो, तो अलग होने की बजाय rather than being a separate object was influenced by and influenced wider social life. तो ये चीजें मतलब जो कल्चर है इसके ऊपर असर होता भी है, इन्फ्लुएंस आता भी है और ये इन्फ्लुएंस करता भी है. Williams' concept of structure of feeling also seems inspired by Leavis. However, Leavis was a cultural pessimist, unlike Eliot, and elitist. मतलब क्या है इसका कि
टीएस इलियट की तरह वो भी मानते थे कि कल्चर एलीट लोगों का होता है. इट इज नॉट ऑर्डिनरी, इट इज एलीट. He feared that culture was debased by industrial society and feared the effect of mass American culture. तो वो डरते थे कि जो कल्चर है उसको इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने डीबेस कर दिया, उसको हिला दिया. दे आर नॉट फॉलोइंग. Williams learned a lot from the Cambridge Marxists, but also came to reject some of their cultural analysis. He noted that Marxists taught him several things. तो काफी कुछ उन्होंने सीखा और काफी चीजें एक्सेप्ट की, रिजेक्ट भी की. क्या सीखा उन्होंने मार्क्सिस्ट से? फर्स्ट, दे सेड दैट अ कल्चर मस्ट बी फाइनली इंटरप्रेटेड इन रिलेशन टू इट्स अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. कि अगर आपको कल्चर को डिफाइन करना है, समझना है, उसको सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के साथ ही करिए. सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक्स के साथ. कल्चर हैज टू डू एवरीथिंग विद इकोनॉमिक्स, विद फाइनेंसेस, विद सोसाइटी. तो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करिए. सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और इनमें लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगे, जो लैंड, लेबर, कैपिटल की वियर एंड टियर होएगी और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल जाएगा. Thus, culture was strongly influenced by economics. A capitalist society shapes us with a capitalist culture, and also the Marxist argued that education and access to culture was restricted by social class. William noted that with his working class background, he was keenly aware that access to education was restricted. कि हर किसी को पढ़ने का जो था वो मौका नहीं मिलता था. रिस्ट्रिक्टेड थी पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज भी. So here we are going to look at, yes, a capitalist society shapes हो गया ये. William noted that his working class background, he was keenly aware that access to education was restricted. However, William also thought that Cambridge Marxism was also paradoxically elitist. While class and capitalism shaped culture, he thought there was also an independent and potentially resistant working class culture. Workers did not simply absorb capitalist norms but created their own meanings. William also saw the Marxism of 1930s as too perspective and dogmatic. So Williams took the Marxism of his students' day, an assumption that culture was bound with economics and class. तो उन्होंने मार्क्सिज्म जो था अपने स्कूल डेज का उठाया एंड ही गॉट टू नो, गॉट टू अंडरस्टैंड कि जो अजम्पशन है कल्चर की, इट वाज बाउंड, कल्चर का आइडिया जो है इट इज बाउंड टू इकोनॉमिक्स एंड क्लास. ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल मटेरियलिज्म. और कल्चर के मटेरियल क्या हैं? अगर लिटरेचर में देखिए, नॉवेल्स, बुक्स, एसेज, ये सब कल्चर के मटेरियल्स हैं. ऐसे ही शादियों में या अगर आप फोक में देखो तो हमारे पुराने औजार, हमारे पुराने डिवाइसेस, टूल्स और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ, दे आर कल्चरल मटेरियल. आर्ग्यूइंग दैट कल्चर हैड अ मटेरियल इफेक्ट. कल्चर का मटेरियल इफेक्ट भी होता है. कोई भी कल्चर है कुछ ना कुछ मटेरियलिज्म भी सिखा के ही जाएगा. He also argued that Marxism can be perspective about any form of culture and argued that as well as socialism requiring the collective ownership of production, it also needed collective rather than elite ownership of the means of communication. तो बेसिकली यहाँ पे मार्क्सिज्म की बात हो रही है कि मार्क्सिज्म जो है कैन बी पर्सपेक्टिव, और सोशलिज्म के अंडर कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन की बात हुई है, जिसमें एलीट की बजाय कॉमन लोग जो हैं वो सामने चाहिए. डाइवर्सिटी and real democracy were necessary for a vibrant socialist culture. State ownership is not sufficient.
स्टेट ओन करे, गवर्नमेंट ओन करे हर चीज को, सफिशिएंट नहीं था. एंड वन ग्रुप्स परसेप्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ कल्चर वुड ऑलवेज बी रिस्ट्रिक्टेड. और किसी एक के व्यूज को लेके तो आपके चलना ही नहीं है, वो तो रिस्ट्रिक्टेड ही है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा अगर किसी एक के व्यूज को ही माना गया सिर्फ. सो दोबारा से कल्चर इज ऑर्डिनरी, इसको इट वाज यूज्ड टू चैलेंज एलिटिस्ट नोशन ऑफ कल्चर. किसने वो विचार दिए थे? टीएस इलियट ने. थ्रू दिस ऐसे ही हाईलाइट्स द मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ थ्री thinkers, Gramsci, Althusser, and Lucien Goldman. His work helped in promoting the creation of Marxist-influenced form of cultural studies in the UK. Raymond Williams is important as a thinker who intervened and challenged both elite literary theory and often simplistic and deterministic form of Marxism. Then he says culture and society argues that culture rather than being organic is fixed, is a product of social change. तो social change का product है क्या? Culture. With this, now this is the complete conclusion. Towards the end of his life, he argued that new electronic communication would transfer culture. Raymond Williams is an important thinker if we seek a socialist culture and we defend the idea that culture is ordinary. तो इस idea को, इस notion को defend कर रहे हैं वो. By which he meant culture was for all. For all of us, not simply an elite. Yes, it belongs to each of us. तो culture क्या है? Culture किसी एक की धरोहर नहीं है, culture सबका है. We should study words with care. Culture helps in shaping society, so we need to learn how to shape culture. Culture ने हमारी society को shape करना है, तो हमें पता होना चाहिए हमने culture को shape कैसे करना है. To conclude the essay, Culture is Ordinary. In this essay, Williams cited the Marxist tenet that a culture must finally be interpreted in relation to underlying system of production. कि अगर आपको कल्चर को समझना है तो उसको अंडरलाइंग प्रोडक्ट के हिसाब से ही जो अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है उसके हिसाब से ही इसको इंटरप्रेट करना है. एंड द सिंप्लीफाइड डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज एज फॉलोज. अ कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ. कल्चर क्या है? रहने का ढंग है, होल वे ऑफ लाइफ है. एंड द आर्ट्स आर पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. और आर्ट्स एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है विच इकोनॉमिक चेंज क्लियरली रेडिकली अफेक्ट्स. और इसको बड़ी क्लियरली कल्चर होल वे ऑफ लाइफ हो गया. एंड द आर्ट्स आर पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. आर्ट्स जो है जितनी, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है विच इकोनॉमिक चेंज क्लियरली रेडिकली अफेक्ट्स. तो social organization which economic change clearly radical affects, right? So that is all about culture is ordinary. I hope this would be easy in making sense out of the answer and doing well in your exams. Take care. Bye for now.